वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हायर परचेज, और हायर परचेज के अंदर हमने दो क्वेश्चंस किए थे, राइट। आई होप सबको वो क्लियर है। मैंने उनके सॉल्यूशंस भी शेयर किए थे, और ये जो दो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 4, यू वर सपोज टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, एंड आई होप यू हैव डन इट। तो इसके अंदर आज मैं एक और न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और फुल रिपोजिशन का। तो हायर परचेज में हमने समझा था कि जब कोई बायर, राइट, दो पार्टीज होती हैं, एक होता है हायर वेंडर और एक होता है हायर परचेजर, हायर बायर। तो हायर परचेजर हायर वेंडर से कोई भी एसेट लेता है और उसकी पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट्स में करता है, और जब वो इंस्टॉलमेंट सारी कंप्लीट हो जाती है तब हायर परचेजर उस पर्टिकुलर एसेट का ओनर बनता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले, पे करने से पहले तक हायर बायर के पास, हायर परचेजर के पास उसका ओनरशिप राइट नहीं होता है, राइट। अब क्योंकि ओनरशिप राइट नहीं है, सपोज हायर परचेजर कोई भी इंस्टॉलमेंट छोड़ते, उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होती, पे करनी है। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद एसेट उसका हो जाएगा। लेकिन अगर जो हायर बायर है वो अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता, तो उस केस में क्या होगा? अगर थर्ड पे ना करे, चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ना करे, उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर जो हायर वेंडर है, यानी जिसने सामान बेचा है हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर, हायर वेंडर अपना जो एसेट है उसको वापस एक्वायर कर सकता है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं रिपोजेशन। अब सपोज उसने एक ही एसेट बेचा था और वो एक ही एसेट एक्वायर कर रहा है वापस, सो दैट इज द केस ऑफ फुल रिपोजेशन, कि एक ही एसेट, सपोज एक ही कार हायर परचेज पे ली और उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, सो हायर वेंडर ने अपनी वो एक कार वापस ले ली। तो ये बन जाता है हमारा केस ऑफ फुल रिपोजेशन, जहां पर पूरा का पूरा एसेट वापस हायर वेंडर वापस ले रहा है परचेजर से। और सेकंड केस बनता है जहां पर सपोज 5 कार सेल करी, जो हायर वेंडर है उसने हायर परचेजर को 5 कार सेल करी, और परचेजर ने फिर से डिफॉल्ट किया और थर्ड इंस्टॉलमेंट अपनी नहीं पे करी। सो वहां पर ऑप्शन क्या होता है? या तो हायर वेंडर अपनी पांचों की पांचों गाड़ियां वापस ले ले, या फिर उनके बीच में कोई अग्रीमेंट सेट होता है वेंडर और बायर के बीच में, जिसमें जो हायर वेंडर है वो कुछ कार्स, यानी 5 में से सपोज वो 3 वापस ले लेता है और 2 वो छोड़ देता है हायर परचेजर के पास, कि जो उसकी बची हुई पेमेंट्स है वो आगे फ्यूचर में पे कर देगा। सो ये जो केस होता है ये बन जाता है पार्शियल रिपोजेशन का, राइट। फुल रिपोजेशन जब सारा एसेट हायर वेंडर ने वापस ले लिया, पार्शियल में कुछ एसेट छोड़ दिया बायर के पास और कुछ एसेट ले लिया हायर वेंडर ने अपने पास, रिकवर कर लिया इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। वो केस है पार्शियल रिपोजेशन। सो आज की क्लास में हम ये दोनों केसेस करने वाले हैं प्रैक्टिकल में, फुल रिपोजेशन और पार्शियल रिपोजेशन। So this first question, question number 5, you can take a screenshot of this question. मैंने ये question booklet भी आपके साथ, PDF भी आपके साथ शेयर किया था। So जिनके पास PDF है, they can see question number 5 in it. Quickly go through this question number 5. So इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? X is purchasing a machine from Y. X is the hire purchaser and Y is the vendor. So X मशीन ले रहा है Y से 5,60,000 की। इसके अंदर 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है और उसने 1.5 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई हैं, ठीक है। हायर परचेजर इज गोइंग टू पे 1.5 लाख रुपीज 3 times एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मीन्स 3 साल तक वो 1.5 लाख रुपए देगा। आगे फर्दर कह रहा है जो X है, he is depreciating the asset at 10% written down value, and because of financial difficulties X paid the down payment and the first installment but could not pay the second installment, and the seller took possession of the asset. So we are supposed to prepare necessary accounts in this case. यानी यहाँ पे क्या किया? X ने हायर परचेज पे तो लिया, लेकिन उसने डाउन पेमेंट दे दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दिया, और सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं, वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया। जैसे ही वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता तो वहां पर राइट आ जाता है कि हायर जो वेंडर है वो अपना एसेट वापस ले ले।
सो यहाँ पर हायर वेंडर ने अपना एसेट वापस ले लिया, ठीक है, एक ही एसेट था, पूरा एसेट वापस ले लिया। सो दिस बिकम्स द केस ऑफ फुल रीपोजेशन, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में, और जो आपने प्रीवियस 4 क्वेश्चंस देखे होंगे, आप एक और डिफरेंस नोट करोगे। एक तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहा। दूसरा डिफरेंस जो अगर हम देखें हमें दिखाई देगा, दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्लियरली पढ़ो, इस क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन। सो जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन गिवन थे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इसलिए हमने इजीली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। कैसे कैलकुलेट किया था? अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है हम हर बार ये करते गए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमें हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट मिलता गया। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन ही नहीं है, देन हाउ आर वी सपोज टू कैलकुलेट आवर इंटरेस्ट, राइट? जो हमारा थर्ड एंट्री होती है, फर्स्ट थर्ड नंबर पे जो हमने 5 सिखाई थी, 5 ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। जो थर्ड नंबर का ट्रांजैक्शन है दैट इज इंटरेस्ट ड्यू। सो इंटरेस्ट ड्यू हम बिना इंटरेस्ट के कैसे करेंगे? थर्ड एंट्री। So let us in this class first learn how to calculate the interest when interest rate is not given. Maximizing the screen, maximizing the size, and hopefully it is visible. ठीक है, अब हम सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन था कि हमारे जो मशीन है उसका कैश प्राइस है, कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज इक्वल टू 5,60,000। दिस इज द कैश प्राइस। और जो हायर परचेज प्राइस है, आई टोल्ड यू व्हाट इज हायर परचेज प्राइस इन प्रीवियस क्लास। हायर परचेज प्राइस इज द टोटल प्राइस दैट वी आर पेइंग इन ऑर्डर टू मेक द asset in our name, right? The total price that the hire purchaser is paying to the hire vendor to make the asset in his name, right? For acquiring the ownership of that asset. So hire purchase price क्या हो जाता है? hire purchase price, hire purchase price is your down payment, right? down payment कितनी है क्वेश्चन में? down payment given है 1.5 लाख की, down payment plus all the investments. So we have here 3 investments, ठीक है, 3 installments plus all the installments, not so 1.5 लाख plus 3 installments of 1.5 लाख, ये हमारा बन जाता है हायर परचेज प्राइस। यानी 1.5 लाख हमने उसको सबसे पहले डाउन पेमेंट में दिए, फिर हर साल के एंड पर उसको 1.5 लाख रुपए देने हैं। सो टोटल प्राइस हम कितना पे करेंगे टू मेक द एसेट, टू एक्वायर द ओनरशिप ऑफ द एसेट? सो दिस विल बी 4,50,000 plus 1,50,000, that is going to give you 6 lakh. परचेज प्राइस टोटल आ रहा है 6 लाख, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला आप लोग भूल गए हो तो मैं ये दिखा देती हूँ स्क्रीन पर। हमने लास्ट क्लास के अंदर ये फॉर्मूले सीखे थे। ये हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस सम ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। सो दिस आई हैव डन देयर, राइट? So 6 lakh and interest क्या होता है? Interest is the difference between hire purchase price and cash price, right? तो interest कहाँ से आ जाएगा? हमारा difference है 6 लाख minus 5,60,000, right? So इन दोनों के बीच का difference, cash price और hire purchase price के बीच का difference होता है 40,000। हमें हमारा इस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से टोटल इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। 40,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें जो इंटरेस्ट है वो 3 बार दिखाना है। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, राइट? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में। सो हम ये 40,000 को कैसे डिवाइड करें? या तो हम 40,000 डिवाइड करें या फिर सारा इंटरेस्ट पहली बार में दिखा दें और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट्स पे 0 इंटरेस्ट ड्यू कर दें। क्या वो राइट करेक्ट चॉइस है अगर हम ऐसा करते हैं? नो, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट वोंट बी करेक्ट, क्योंकि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का एक कॉम्पोनेंट होता है, राइट? सो हाउ शुड वी कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट? एक ऑप्शन हमारे पास है कि 40,000 को हम 3 से डिवाइड कर दें, राइट? सम ऑफ यू माइट हैव दिस इन द माइंड कि 40,000 को हम 3 से डिवाइड कर दें और इक्वली हम
इंटरेस्ट एलोकेट कर दें 3 इंस्टॉलमेंट्स पे, पर क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटरेस्ट जब भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा बच रहा होता है उस टाइम पर ज्यादा इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, और सब्सिक्वेंटली जो हमारा इंस्टॉलमेंट्स में इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो कम होता जाता है, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल अमाउंट। सो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आप देखना, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा होगा, एंड देन इट वुड बी लेसर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो इसके अंदर अब हमें 40,000 या 3 साल के अंदर डिवाइड करने हैं। सो हाउ शुड वी डू दैट? सो इसके लिए हम ये स्टेप फॉलो करते हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। व्हाट डू? वी राइट डाउन टोटल हायर परचेज प्राइस। सो टोटल हायर परचेज प्राइस कितना है जो हमने कैलकुलेट किया अभी? टोटल हायर परचेज प्राइस है टोटल हायर परचेज प्राइस इज 6 lakhs, राइट। अब हमने कैश टोटल हमें देना था 6 लाख रुपए, ठीक है, इन ऑर्डर टू अक्वायर द एसेट इन आवर नेम, इन ऑर्डर टू अक्वायर द ओनरशिप ऑफ द एसेट। टोटल देने थे 6 लाख, बट उसमें से हमने शुरू के अंदर ही बिगनिंग में ही 1.5 लाख रुपए कैश डाउन कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया? 1.5 लाख रुपए कैश डाउन पेमेंट दे दी। तो कैश डाउन देने के बाद हमारा कितना अमाउंट बचता है? सपोज मैंने 1 अप्रैल को डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे पेमेंट्स जानी है, तो 1 अप्रैल को पता चला टोटल मेरा 6 लाख है जो मुझे देने हैं हायर परचेज प्राइस, और मैंने उसी दिन 1.5 लाख रुपए दे दिए। तो जो अमाउंट बचता है सबसे पहले दैट इज 4,50,000 की। अब मेरा 1 अप्रैल को, ठीक है, हायर परचेज प्राइस था 6 लाख, उसमें से 1.5 लाख आज दे दिए। सो अब जो मेरा प्राइस बच रहा है टू बी गिवन टू दी हायर वेंडर दैट इज 4,50,000। मुझे सारे 6 लाख नहीं देने, अब मुझे सिर्फ 4.5 लाख देने हैं। तो फर्स्ट अमाउंट ड्यू, ठीक है, हमने यहाँ पर देखना है फर्स्ट अमाउंट ड्यू कैसे आया। फर्स्ट अमाउंट ड्यू कितना आया? दैट इज 4,50,000। सो फर्स्ट अमाउंट ड्यू इज 4,50,000। हमने एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, ठीक है। 4.5 लाख हमारा सबसे पहला अमाउंट ड्यू था टू बी गिवन टू हायर वेंडर, फिर उसमें से हमने 1.5 लाख की फिर से पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी। जब हमने 1.5 लाख की अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, फिर हमारा आ जाता है सेकंड अमाउंट ड्यू, यानी अब हमें कितने देने हैं पैसे हायर वेंडर को, और कितने पैसे देने हैं? सो इस केस में और उसको देने हैं 3 लाख रुपए। अभी 3 लाख रुपए और बच रहे हैं, ठीक है। सेकंड अमाउंट ड्यू हुआ 3 लाख का, फिर आ गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम, हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी, वो हमने पे करी 1.5 लाख की। फिर हमारा अब बच जाता है यहाँ पर थर्ड अमाउंट ड्यू दैट इज 1.5 लाख। और अगर हम जब अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर देंगे यहाँ पे 1.5 लाख की, तो फोर्थ में देयर इज नो अमाउंट ड्यू। सो आइडियल क्या होता है, क्या करना है? जो ये 40,000 का इंटरेस्ट आया है, हमें इस 40,000 के इंटरेस्ट को अमाउंट ड्यू की रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जितना अमाउंट ज्यादा ड्यू होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा, और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा अमाउंट ड्यू, वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। सो हमें इस 40,000 को अमाउंट ड्यू के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो अमाउंट ड्यू का रेशियो क्या है? 4,50,000 is to 3 lakh is to 1,50,000, that is nothing but your 45 to 30 is to 15, or we can also write it as 3 is to 2 is to 1. So हमें क्या करना है? हमें इस 40,000 को इस 3 is to 2 is to 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। हमने इस जब जिन केसेस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, तो वहां पर हम कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस के डिफरेंस के थ्रू हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाला 40,000, और इस 40,000 को हायर वेंडर को कितना अमाउंट ड्यू है, राइट, हर साल के एंड में उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो कितना अमाउंट ड्यू है वो हमने यहाँ से निकाला, साल के एंड में कितना अमाउंट ड्यू है, हर साल कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं। सो हायर परचेज प्राइस था 6 लाख, जिसमें से कैश डाउन पेमेंट कर दी 1.5 लाख की। सो पहला अमाउंट ड्यू जो हुआ वो हुआ 4.5 लाख का, फिर 1.5 लाख की पेमेंट जाएगी, फिर सेकेंड अमाउंट ड्यू हो जाएगा 3 लाख का, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जाएगी, फिर अमाउंट ड्यू हो जाएगा 1.5 लाख का, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगी, अमाउंट ड्यू होगा 1.5 लाख का, और इसके बाद देयर विल बी निल व्हेन वी आर गोइंग टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट,
हमारा सारा ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाएगा. सो अमाउंट ड्यू का रेशियो यहाँ से हमने निकाला 45:30:15, that is nothing but your 3:2:1. So now if you divide 40,000 in this ratio, divide कैसे करना है? So we are going to add this up. 3 plus 2 plus 1. So that gives me total of 6. 3 plus 2 plus 1, 6. So रेशियो में कैसे डिवाइड करेंगे इसको हम? 40,000 by 6. Right, 40,000 into 3 by 6 will be your first interest due. Then 40,000 into 2 by 6 will give you your second amount due, second interest due, and 40,000 into 1 by 6 will give you your third interest due. इससे हमारे पास 3 इंटरेस्ट ड्यू आ जाएंगे. फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया? 40,000 into 3 by 6, that is 20,000. Next is 40,000 into 2 by 6, that is going to give you 1.3333, and it will go on like 0.33. So we will round it off 1 quadra 3. Next 40,000 into 1 by 6, that will give you 666.7 by rounding off. Right, so if we add these three amounts up, we are going to get again 40,000, जो हमारा total interest है. So this is how we are going to calculate our interest due in the cases where rate of interest is not given. I hope it is clear to all of you. Now let us do this, make the accounts. ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? वो the hire purchaser, he is paying the down payment. He is paying the down payment. He is paying the first installment, but he is not able to pay the second installment, because of which the hire purchaser is acquiring back the asset. Hire vendor is acquiring back the asset. So let us now record. सबसे पहले हमारी एंट्री जो होती है that is of asset purchase. So asset purchase की एंट्री क्या होती है? Asset account debit to hire vendor. So asset here in this case is machine. So we have made machine account. So asset account debit to hire vendor. So hire vendor के account में आ जाएगा buy asset और we write buy machine. और इसके आगे हम लिखते हैं हमारा कैश प्राइस. ठीक है, हायर परचेज प्राइस नहीं आता, अमाउंट में आता है कैश प्राइस विच इज 5,60,000. हमने ये रिकॉर्ड किया मशीन अकाउंट में भी. सो मशीन अकाउंट के अंदर भी आ जाएगा टू हायर वेंडर, अगेन कैश प्राइस दैट इज 5,60,000. नेक्स्ट ऑन द सेकेंड प्लेस वी रिकॉर्ड आर डाउन पेमेंट. सो हमारा डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा? डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी? हायर वेंडर टू कैश. Hire vendor to cash. So I'm writing here down payment in brackets DP. ठीक है, so to cash, what was the amount of down payment? That was 1,50,000. मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया hire vendor account debit to cash 1,50,000. So this is done in the first year in the beginning. ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे एंट्री आती है, थर्ड नंबर पे ट्रांजैक्शन आता है, that is for interest due, right? For charging of interest. So for charging of interest क्या एंट्री होती है? जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. मैंने ये फाइल आपके साथ शेयर किए हैं, आप वो फाइल में जर्नल एंट्रीज भी देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो. सो जो तो एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट. पहला इंटरेस्ट कितना ड्यू है हमने कैलकुलेट किया था. पहला इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू इज 20,000. ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं. फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू है 20,000. इंटरेस्ट ड्यू के बाद हमारी जो एंट्री आती है दैट इज फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. सो यहाँ पर हम करते हैं अगेन टू कैश, इन ब्रैकेट्स यू कैन राइट डाउन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 1.5 लाख की. सो दैट वी रिकॉर्ड हियर. सो फिफ्थ एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन की.
So here it will be by depreciation. So by depreciation, हमारा depreciation का जो interest rate है that is 10% per annum on WDV. So 5,60,000 into 10% gives us 56,000. ठीक है, फिर हमें यहाँ पर फर्स्ट ईयर क्लोज करना है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर बैलेंसेस. सो बैलेंस इन मशीन अकाउंट इज 50,400 and balance in hire vendor account is 2,80,000. So we carry forward these balances to next year. So next year में balance BD हो जाएगा 2,80,000 in hire vendor account. And in machine account, the balance BD is 50,400. अब हमें क्या करना है इसमें, इस केस में अब हमें फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन था एसेट परचेज वो रिकॉर्ड नहीं करना, सेकेंड ट्रांजैक्शन ऑफ डाउन पेमेंट वो रिकॉर्ड नहीं करना. हमें अब रिकॉर्ड करना है हमारा जो थर्ड ट्रांजैक्शन होता है दैट इज ऑफ इंटरेस्ट ड्यू. इंटरेस्ट ड्यू का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है. सो इधर हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट हायर वेंडर अकाउंट में, और सेकेंड टाइम पे इंटरेस्ट ड्यू कितना था, हमने कितना इंटरेस्ट ड्यू कैलकुलेट किया है. यहाँ पर हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर इंटरेस्ट ड्यू कैलकुलेट किया है 13,333. Here it is 13,333. So this is the interest corresponding to your second installment 13,333. Next that we record is payment of installment. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम. क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ by to cash? Can I write it hire vendor to cash 1,50,000 at the time of second installment? No, I cannot, because in the question is written that second installment is not paid, could not pay second installment. जब वो पे नहीं कर रहा तो hire vendor to cash होगा नहीं, बट पे नहीं कर रहा तो उसके बदले में क्या हो रहा है, पे नहीं कर रहा तो उसके बदले में उसके रिटर्न में जो हायर वेंडर है वो मशीन वापस लेके जा रहा है. राइट, मशीन वापस लेके जा रहा है पूरी की पूरी. जब हायर वेंडर ने मशीन दी तब हमने एंट्री करी मशीन टू हायर वेंडर. ठीक है, फर्स्ट हमारी जो एंट्री होती है जब हमने हायर वेंडर से मशीन ली तब हमारी एंट्री हुई मशीन टू हायर वेंडर. जब हायर वेंडर मशीन वापस लेके जाएगा इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी, दैट इज हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन बिकॉज मशीन इज गोइंग आउट. सो we will record it hire vendor to machine. So अब यहाँ पर क्या हो जाएगा to machine because machine is going back. हम यहाँ पर बैलेंस तो शो नहीं कर सकते बिकॉज हायर वेंडर अकाउंट वो अपनी मशीन वापस ले गया, उसको वापस लेके जानी है. हायर वेंडर का अकाउंट हमारी बुक्स के अंदर क्लोज हो रहा है. वी आर नॉट सपोज टू पे हिम. मशीन वो वापस ले गया और हमारे ड्यूज खत्म वहीं पर. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मशीन वो वापस लेके जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन. राइट, सो टू मशीन, बैलेंस में टू मशीन आ गया तो बैलेंस कितना हो गया हमारा 2,93,333. So this is the amount, that is 2,80,000 plus 13,333. So we record it in machine account as well. यहाँ पर आ जाएगा by hire vendor. हायर वेंडर मशीन लेके जा रहा है 2,93,333 और this amount is 5,04,000. 10 was missing, so you can please edit it. ठीक है, अब हायर वेंडर मशीन लेके जा रहा है इस अमाउंट पे, और लेकिन जो हायर परचेजर है उसने ये मशीन पूरे साल इस्तेमाल भी तो करी है. ठीक है, जो उसकी सेकेंड अमाउंट ड्यू थी दैट वाज ड्यू एट द लास्ट पीरियड के एंड में देना है. सपोज 31 दिसंबर को देना है. सो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उसने मशीन भी तो यूज करी है. सो जो मशीन यूज करी है उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है क्योंकि ये 5,04,000 पूरे साल इस्तेमाल करी है ये मशीन. सो इसका डेप्रिसिएशन हम भी बुक्स में कैलकुलेट करेंगे. सो डेप्रिसिएशन हो जाएगा 50,400. सो दैट इज द डेप्रिसिएशन.
ठीक है, पूरे साल डेप्रिसिएशन, हमने मशीन यूज करी इसलिए हम डेप्रिसिएशन भी दिखा रहे हैं बुक्स में, और हायर वेंडर इस अमाउंट पे मशीन ले गया वापस, इसलिए हम ये मशीन भी दिखा रहे हैं कि ये मशीन जाती हुई दिखा रहे हैं, इसको एंट्री उसकी हो रही है हायर वेंडर टू मशीन। और अब जो ये बैलेंस बचा, ये बैलेंस क्या है, राइट यहाँ पर अगर हम देखेंगे वी कैन सी देयर इज अ बैलेंस, सो दिस बैलेंस इज कमिंग अराउंड 160267, so this is the balance that we are getting. What is this balancing figure? ये balancing figure क्या है, right? Can I write here balance CD? अगर मैं यहाँ पर बैलेंस CD लिखती हूँ तो मुझे ये मशीन अकाउंट है वो मेरे को मेरी बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बैलेंस CD आ गया इसका मतलब ये मशीन अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और ट्रायल बैलेंस में जाएगा इसका मतलब वहां से ये बैलेंस शीट में पोस्ट होगा। बट कैन आई डू दैट? क्या ये मशीन है बिजनेस के पास जो हम यहाँ पर बैलेंस CD लिखें? नहीं, ये मशीन नहीं है बिजनेस के पास। सो ये क्या है बेसिकली, ये 160267 इज नथिंग बट द लॉस, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट हियर बाय P&L we will transfer this loss to profit and loss account, right? This is loss on default, right? Loss on repossession, loss on default है basically ये। मशीन की जो वैल्यू थी हमारी बुक्स में, लॉस कैसे है, जो मशीन की वैल्यू थी बुक्स में वो थी हमारे पास 5,04,000 माइनस 50,400, डेप्रिसिएशन माइनस कर रही हूँ। सो जो मशीन की वैल्यू बुक्स में थी वो थी 453,600 की, ठीक है, 453,600 की वैल्यू थी, दैट इज 5,04,000 माइनस 5,04,000, ठीक है, इतनी की वैल्यू थी। लेकिन हायर वेंडर वो मशीन वापस ले गया किस अमाउंट पे, 29,3333 पे। सो जो बैलेंस है वो क्या है, वो लॉस है, हायर परचेजर का लॉस है वो, कि उसकी मशीन, उसको पे सिर्फ इतना ही करना था, अभी उसको ड्यू सिर्फ इतना था, लेकिन उसकी मशीन का नुकसान इतना ज्यादा हो गया। सो दिस entry completes our question, right? I hope it is clear. If there's a doubt, I'll take up the doubt after doing the second question, after doing the next question. So full repossession के केस में जो लास्ट एंट्री हो जाती है उस टाइम पे होगी लास्ट एंट्री जब डिफॉल्ट किया है। सो जब डिफॉल्ट किया है तब हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। तो जब डिफॉल्ट किया वहां पे हमने अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और अकाउंट्स क्लोज कर दिए, और मशीन के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो कैलकुलेट कर दिया, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द केस ऑफ आवर फुल रिपोजेशन। बैलेंस BD नहीं आएगा, बैलेंस CD नहीं आएगा, ठीक है। सो टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव डाउट्स यू कैन पोस्ट इट, यू कैन राइट इट डाउन। आप उसको सेकेंड क्वेश्चन के एंड में पोस्ट करना, बिकॉज वो मिक्सअप हो जाते हैं। So if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. I will also share I'll also share this solution with you on the Telegram. So I hope this question is resolved. You know how to solve it. Next. Now this is the next question that we are going to do, question number 6. You can take it out. Now this is the question of partial repossession. Right? अब इस केस में partial repossession, take a minute to read this question. Take a minute to read this question on partial repossession. So now I'll tell you what all is given to us in this question of partial repossession. इसे इजी हमें करना है, अगर ये क्वेश्चन करना है तो इन क्वेश्चंस में जो पार्शियल रिपोजेशन के क्वेश्चंस आएंगे स्पेसिफिकली, उसके अंदर जो आपके वर्किंग नोट्स होंगे, सी दे आर गोइंग टू कैरी मार्क्स। आपको वो वर्किंग नोट्स शो करने हैं,
राइट, दे हैव वेटेज, और उनको बहुत ही क्लियरली बनाना है, बिकॉज आपके वर्किंग नोट्स जितने क्लियर होंगे उतना इजी होगा आपके लिए ये क्वेश्चन करना। So, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, that on 1 जनवरी 2020, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को 5 टीवी सेट परचेज कर रहा है हायर परचेजर हायर वेंडर से, और उसका प्राइस क्या है, कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस है 20,000, 5 टीवी ले रहा है, 20,000 का एक टीवी है, तो टोटल कैश प्राइस कितना हो गया, टोटल कैश प्राइस हो गया, जो ये ब्लू बॉक्स है प्लीज उसको देखते रहिए, सो टोटल कैश प्राइस हो गया 1 लाख, ठीक है। 1 लाख कैसे आया, 20,000 का एक टीवी है, 5 टीवी खरीदे, तो 20,000 इंटू 5 गिव्स अस रुपीज 1 लाख। 1 लाख में से 25,000 की डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है। 20 लाख में से हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं ऑन द सेम डे, दैट इज ऑन 1 जनवरी 2020, 25,000 की, और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस पे करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, 3 इंस्टॉलमेंट्स बनवाई ऑफ 30,000 रुपीज ईच, ठीक है, 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली। क्वेश्चन में गिवन है जो हायर वेंडर है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एट 10%, इस अमाउंट पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और जो बायर है, बायर डेप्रिसिएशन लगा रहा है 20% पर एनम WDV, ठीक है, बायर डेप्रिसिएशन लगा रहा है 20% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू पे। ये बायर की डेप्रिसिएशन है कि बायर अपने बुक्स में क्या चार्ज कर रहा है। अब जो बायर है वो डाउन पेमेंट दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा बायर डाउन पेमेंट दे रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहा है और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर पा रहा है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, बायर हायर वेंडर को डाउन पेमेंट दे पा रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे पा रहा है और सेकंड इंस्टॉलमेंट दे पा रहा है, लेकिन वो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट्स देनी थी, उसमें से पहली 2 दे दी, लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पाया। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाने की वजह से व्हाट इज हायर वेंडर डूइंग, हायर वेंडर इज टेकिंग रीपोजेशन ऑफ 3 सेट्स, ठीक है, 5 टीवी सेट्स बेचे, तो जो हायर वेंडर है वो 3 वापस ले रहा है अपने पास और 2 सेट्स छोड़ रहा है बायर के पास, ठीक है, कि जो पैसे हैं 2 सेट्स के वो आगे देते रहना, 3 सेट्स वो वापस ले रहा है। और इसमें फर्दर गिवन है जो सेलर चार्ज कर रहा है, हायर वेंडर चार्ज कर रहा है डेप्रिसिएशन, वो है 30% WDV। सपोज बायर जो सेलर है वो अपने बुक्स में चार्ज करता है 30% WDV डेप्रिसिएशन, तो अगर वो ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो वो एसेट्स जो अक्वायर करेगा, जो एसेट्स वो वापस लेगा, वो भी इसी डेप्रिसिएशन पे लेगा। बायर कितनी डेप्रिसिएशन लगा रहा है अपनी बुक्स में या कितनी नहीं लगा रहा, उससे सेलर को कोई मतलब नहीं है। सेलर जिस अमाउंट पे वापस लेना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है, उनका टर्म है, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उनके बीच का ये टर्म है कि मैं कितने अमाउंट पे मेरी मशीन वापस लूंगा, ठीक है। तो उनके उस अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि जो सेलर है वो 30% की डेप्रिसिएशन लगाकर मशीन वापस लेगा, ना कि 20% की जो बायर लगा रहा था अब तक। सो अब ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हम ऐसे देखें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है क्योंकि मशीन वापस जा रही है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक वर्किंग नोट्स। हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, 3 सेट्स रीपोजेस हुए, ठीक है, उसका 3 सेट्स रीपोजेस हुए उसका, और जो 2 सेट्स बायर के पास रह गए उसका। जो 2 सेट्स बायर के पास रह गया उसके लिए हमें एक्चुअली वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये वर्किंग नोट हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं जिससे हमें अपना जो आंसर है वो टैली करने में एट द एंड ईजी हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो वर्किंग नोट्स बन रहा है वो बन रहा है 3 सेट्स रीपोजेस्ड, जो हायर वेंडर ने 3 सेट वापस ले लिए, और जो 2 सेट बायर के पास रह गए उसके, हम इन दोनों के अलग अलग वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। और जो 3 सेट्स रीपोजेस हो रहे हैं उसके ऊपर 2 अलग अलग डेप्रिसिएशन लग रही हैं, एक तो लग रही है 20% की जो बायर लगा रहा है और एक लग रही है 30% की जो सेलर लगा रहा है, ठीक है। सेलर अपनी बुक्स में 30% दिखाता है फॉर इंस्टेंस और बायर अपनी बुक्स में 20%, तो हमें ये ना दोनों अलग अलग दिखाना है। रीजन क्या है वी विल गेट टू नो अभी कैलकुलेशंस करने के बाद। सो अब लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग, let us start making this working note. It is very important for you to make this working note in every question of partial repossession. So first, the cash price of the machine was 20,000. So ये cash price आ रहा है on 1st January 2020.
ठीक है। सो कैश प्राइस 1 जनवरी 2020 को 3 मशीन का और हम 2 मशीन का अलग निकालने वाले हैं। सो 3 मशीन का कैश प्राइस कितना हो जाएगा, 3 into 20,000 दैट इज 60,000, और 2 मशीन्स का हो जाएगा, ये जो है 2 मशीन्स का हो गया 20,000 into 2 that is 40,000. So this is how we get our cash price, 20,000 into 3 and 20,000 into 4. अब जो हमारी पहली डेप्रिसिएशन लगेगी वो साल के एंड में लगेगी, दैट इज ऑन 31/12/2020। ठीक है, 31/12/2020 को डेप्रिसिएशन कितनी लगी, 60,000 पे लगी। 20% के हिसाब से 60,000 into 20% will give you 12,000. 60,000 into 30% will give you 18,000, जो आपने यहाँ पर निकाली डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आप निकाल रहे हो एज पर सेलर, और ये डेप्रिसिएशन निकल रही है एज पर बायर। सो एज पर सेलर डेप्रिसिएशन लगी 18,000, और जो बायर के पास रह गई उन पे लगी 40,000 into 20%, दैट इज 8,000. So at the end of first year, that is on 31st December 2020 or on 1st January 2021, the balance in the machine, the balance of machine will be 48,000, 42,000, 32,000, right? फिर हम सेकेंड साल में भी मशीन निकालेंगे। तो जब तक ये डिफॉल्ट हो रहा है हम तब तक ये, जब जिस साल तक ये डिफॉल्ट होना है हम उस साल तक ये डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जिस साल तक मशीन रीपोजेस होनी, जिस साल पे मशीन रीपोजेस होनी है। तो अगर वो सेकेंड ईयर पे हो रही होती हम सेकेंड ईयर तक निकालते, सेकेंड ईयर पे डिफॉल्ट होता तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ सेकेंड ईयर तक होता। इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट थर्ड रीपोजेशन पे है, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे है, सो हमने क्वेश्चन थर्ड ईयर तक किया है। तो जिस साल में डिफॉल्ट होगा उसी साल तक हमारी कैलकुलेशंस रहेंगी। सो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 20% WDV के हिसाब से 48,000 into 20%, right? 48,000 into 20%, that is going to give you 9,600 depreciation for second year. 30% के हिसाब से 42,000 into 30%, so you are going to get 12,600 here, and so on with 32,000 into 20%. So this is the depreciation for second year. आपके जो बैलेंस रह गए at the end of second year or at the beginning of third year, so these are these balances. ठीक है, हम थर्ड ईयर में फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और थर्ड ईयर के एंड पर, ठीक है, क्योंकि ये मशीन हमने पूरे 3 साल इस्तेमाल करी है, हम थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पूरे 3 साल मशीन यूज करी है। 3 साल के एंड में हमने पेमेंट नहीं करी, लेकिन 3 साल तक हमने मशीन तो इस्तेमाल की थी, इसलिए हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। सो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, बैलेंस इन machine account, balance for the machine 3 sets and 2 sets are this respectively. So ये जो balance है 30,720, this is as per the hire vendor, the hire purchaser. ठीक है, बायर की बुक्स में ये जो 30,720 है, बायर की बुक्स में ये बैलेंस है, लेकिन जो सेलर है, सेलर इज टेकिंग बैक द मशीन एट दिस अमाउंट 20,580। अब इसका रेलेवेंस यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंस का क्या है यहाँ पे रेलेवेंस, फिर से बता रही हूँ। जो बायर की बुक्स है, जो हम मशीन अकाउंट बना रहे हैं, मशीन अकाउंट में जो हमारा बैलेंस बचेगा वो बचेगा 3720, ठीक है, फॉर 60,000 मशीन्स। पर जो सेलर वापस लेके जा रहा है वो इस मशीन को लेकर जा रहा है 2580 पर। सो ये जो बैलेंस अमाउंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, व्हाट इज दैट डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट that difference is 10,140. फर्स्ट डिफरेंस का अमाउंट है 30,720 माइनस 20,580, that is 10,140. So what is this 10,140? This is basically loss of buyer on repossession, ठीक है, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वो प्रीवियस क्वेश्चन में आई शो यू वंस अगेन, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई मशीन अकाउंट में दूसरी मशीन बच ही नहीं रही है, लेकिन जो अब ये करंट क्वेश्चन है, इस मशीन में बैलेंस बच रहा है, बैलेंस बचेगा इतना बैलेंस बचना चाहिए, ठीक है, ईयर एंड पे। तो इसलिए हमें लॉस अलग से निकालना पड़ा और लॉस का अमाउंट आया है 10,140।
सो ये लॉस का अमाउंट कैसे आया है? सो बुक्स में मशीन की वैल्यू एज पर बायर कितनी थी? एज पर बायर थी 3720, लेकिन सेलर उस मशीन को वापस ले गया एट 2580. सो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द लॉस ऑफ द बायर ऑन रीपोजिशन. Right, so I hope the question, this working note is clear to all of you. Now comes the easier part of plotting these values. ठीक है, अभी हमने जो ये किया, this was the bit technical part. हमने अगर ये ठीक से कर लिया, ये सारी कैलकुलेशन, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमने ये टेबल ठीक बना ली तो इसका मतलब हम हमारी जो कैलकुलेशंस हैं उनको बहुत ही इजीली, जो हमारे जो अमाउंट्स हैं उनको बहुत ही इजीली प्लॉट कर देंगे. So let us start doing the plotting part. मैं एक बार स्क्रीन मिनिमाइज कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास जो वर्किंग एरिया है वो कम हो गया है. सो आई होप दिस इज ऑल्सो विजिबल टू ऑल ऑफ यू. सो सबसे पहले जो हम एंट्री पास करते हैं हम ऑफ एसेट परचेज. राइट, सो एसेट परचेज की एंट्री क्या होती है हमारी? एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. सो इन दिस केस आवर एसेट इज आवर टीवी. Asset is purchased on 1st January 2020. So entry क्या हो जाएगी यहाँ पर? By TV. So our asset is TV. So I'm writing by TV. And what is the amount of television? That is 20,000 into 5. So 20,000 into 5 gives us 1 lakh. Cash price is 1 lakh. इसी को मैंने simultaneously post कर देना है TV account में भी. So date is 1st January 2020. Here we will write to hire vendor 1 lakh. After it, second thing that we record is our down payment. So down payment भी कौन सी date पे आएगी? Same date पे, that is on 1st January 2020. We are going to record the down payment. So it will be hire vendor to cash. Entry will be hire vendor to cash. Writing down payment in brackets. So amount of down payment was, we wrote here down payment was 25,000. So we record our down payment as 25,000. Third thing that we record is our interest due. So interest due कब हम charge करते हैं? Year end पे. So ये interest due आएगा on 31st December 2020. इस दिन हमारा interest due होगा. So by interest, entry होती है interest to hire vendor. So amount of interest will be 1 lakh minus 25,000 into our rate of interest. Right, rate of interest is 10%. So 75,000. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 lakh minus 25,000. So 75,000 into your rate of interest, which was 10%. That gives you 7,500. फिर हम इसके बाद करते हैं हमारी इंस्टॉलमेंट पे. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं हम 31st December 2020 को. We will pay our first installment, so to cash, and the write your first installment, and the amount of first installment is 30,000. 30,000 हमने हमारी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी. So now we are left with our balance. This account, balance CD. So balance CD will come out to be 1,07,500 minus 25,000 minus 30,000. So which is going to give you 52,500. So this is the balance CD at the end of first year. Hire vendor account के अंदर भी we are going to charge depreciation. Fifth entry हमारी depreciation की होती है, that is on 31st December 2020. By depreciation will be 1 lakh into 20%. So 1 lakh into 20% will give you 20,000. So balance
is 80,000. ठीक है, next year opening में we will transfer these balances. So on 1st January 21 we have balance BD in machine account of rupees 80,000, and in hire vendor account on 1st January 2021 we have balance BD of 52,500. ठीक है, बैलेंस बीडी रिकॉर्ड करने के बाद अब जो फर्स्ट एंट्री होती है एसेट परचेज की वो नहीं करनी, सेकेंड एंट्री डाउन पेमेंट की वो नहीं करनी, थर्ड एंट्री होती है इंटरेस्ट ड्यू की, वो हमें करनी है. सो इंटरेस्ट ड्यू कब करते हैं? ईयर एंड पे. सो दैट इज ऑन 31st December 2021. सो बाय इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट ड्यू कितना हो जाएगा? 52,500 इंटू 10%. 52,500 into 10% is your interest due, so that gives you 5250. 5250 आपका second interest due है, and at the end of second year, that is on 31st December 2021, payment installment is made, right? So installment, so कितना हो जाएगा? to cash. This is for your second installment. सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जा रही है 30,000 रुपीज की, आपने वो रिकॉर्ड कर दी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की. ठीक है, फिफ्थ एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन की ईयर एंड पे, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं टीवी अकाउंट में. सो 31st December 2021 depreciation will be 80,000 into 20%. So 80,000 into 20% will give us 16,000. Next we calculate our balances. So balance CD in machine account will be 64,000. That is 80,000 minus 16,000, 64,000. And in your hire vendor account, balance on 31st December will be 52,500 plus 5250 minus 30,000. That is going to give you 27,750. 27,750. ठीक है, so we carry these balances forward to the next year. So next year, that is on 1st January 2022, in your TV account, balance BD is 64,000. ठीक है, and on 1st January 2022, 1st January 2022, balance BD is 27,750. Now इस जो ये वाला ईयर है, दिस इज द ईयर ऑफ पेमेंट ऑफ आवर फाइनल इंस्टॉलमेंट, राइट? थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है फाइनल इंस्टॉलमेंट है. सो फाइनल इंस्टॉलमेंट वाले ईयर में अगर आपको हमारा प्रीवियस क्वेश्चन याद हो तो इंटरेस्ट ड्यू कैसे निकलता है? जिस ईयर में हमारी जो फाइनल ईयर होता है, फाइनल ईयर का इंटरेस्ट ड्यू कैसे निकलता है? हम 27,750 इंटू 10% कर देंगे? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हमने जो फाइनल ईयर का इंटरेस्ट था वो कैसे निकालना था? हमारा जो फाइनल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, दैट इस क्वेश्चन में है 30,000 माइनस आर whatever balance is there, remaining balance to be paid is 27,750. So difference between the two of them will be your interest due. ठीक है, ये जो क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था क्लास के अंदर, लास्ट क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन, उसको देखना. हमने फाइनल ईयर में इंटरेस्ट ड्यू ऐसे ही निकाला है, जो हमारा बैलेंस बीडी है उसका और जितना हमने इंस्टॉलमेंट पे करना है, इन दोनों का डिफरेंस. ये मैंने तब एक्सप्लेन किया था इसका रीजन. So this amount comes out to be 2250. This is very important point. You have to remember it, right? और ये सिर्फ करना है फाइनल ईयर ऑफ इंस्टॉलमेंट वाले केस में. So 2250 आ गया यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू. And on this year, right?
दिस ईयर जो हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे वो करते हैं इंस्टॉलमेंट की. सो आर वी पेइंग द इंस्टॉलमेंट? Is the hire purchaser paying the installment? No, the hire purchaser is not paying the installment. So what is happening in this case? In this case, hire vendor is taking back 3 machines, right? Leaving 2 with the hire purchaser. So यहाँ पर क्या हो रहा है? I just write down. This is on 31st December 2022. So on 31st December 2022. I cannot write hire vendor account debit to cash. I cannot write to cash because third installment पे ही नहीं की जा रही. So मैं to cash कैसे लिख दूं? So instead क्या हो रहा है? मशीन वापस लेके जा रहा है हायर वेंडर. So जब उसने दी थी मशीन, हमने एंट्री की थी हायर वेंडर, सॉरी मशीन टीवी टू हायर वेंडर. अब वो टीवी वापस लेके जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर टू टीवी. सिर्फ रिवर्स एंट्री हो जाएगी इसकी. So यहाँ पर हो जाएगा टू टीवी. ठीक है. अब 2 टीवी कितने में वापस लेके जा रहा है? 3 टीवी वापस लेके जा रहा है, लेकिन कितने में लेके जा रहा है? वो कैलकुलेशन हमने यहाँ करी है कि वो 30% डेप्रिसिएशन चार्ज कर कर अपने 3 टीवी वापस लेके जा रहा है. सो कितने में लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है 20,580 में. सो हमें वहां पर ये अमाउंट शो करना है 20,580, 20,580. हायर वेंडर अपने 3 टीवी सेट्स इस प्राइस पर लेके जा रहा है. अब बच जाता है यहाँ पर बैलेंस निकल के आएगा 9420 का. ठीक है. If you will calculate, you will have a credit balance of 9420. Now what is this 9420? ठीक है. This is nothing but the amount that the hire purchaser still has to pay to hire vendor, क्योंकि 2 सेट्स अभी भी उसके पास हैं. ठीक है. क्योंकि 2 सेट्स अभी भी हायर परचेजर के पास हैं. सो इसलिए we are going to write here to balance CD because 2 sets are yet with the hire vendor and the hire purchaser, and hire purchaser is supposed to pay for the 2 sets which are left with him. So this is balance. This is how we are going to close our hire vendor account. Hire vendor account में इसके अलावा और कुछ नहीं करना. Important point was remembering this calculation of interest here. Now let us go to our TV account. ठीक है. अब यहाँ से टीवी थर्ड ईयर में वापस ले गया. ठीक है. हमने डेट लिख दी यहाँ पे 31/12/2022. अब इस दिन हमने एंट्री करी हमारी बुक्स के अंदर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू टीवी, क्योंकि टीवी वापस जा रहा है. ठीक है. 3 टीवी वापस जा रहे हैं. सो टीवी आ जाएगा यहाँ पर बाय टीवी अकाउंट. ठीक है. यहाँ पर आप लिख देंगे बाय टीवी अकाउंट. और किस अमाउंट पे वापस जा रहे हैं? जा रहे हैं 20,580 पे. So here we are going to write 20,580. 20,580 पे ये टीवी वापस जा रहे हैं. So I record them here. Now ये जो 64,000 की मशीन है 1 जनवरी 22 को जिसकी वैल्यू है, मैंने वो मशीन पूरा साल इस्तेमाल भी करी है, 31/12/22 तक यूज भी करी है. 64,000 वर्थ ऑफ मशीन मैंने एंटायर ईयर यूज करी है. राइट. सो यहाँ पर 64,000 पे I should also calculate, I should also show my depreciation. Right, depreciation will be 64,000 into 20%. ठीक है. 64,000 WDV पे कर रहे हैं तो 64,000 into 20% is going to be the depreciation. So the amount of this amount will come out to be 12,800. 64,000 into 20% is 12,800. Right. और हमने यहाँ पे सीखा, अभी वर्किंग नोट्स में निकाला था कि जो हमारा लॉस है मशीन को वापस देने पर वो हुआ है 10,140 का. 10,140 का लॉस है टू द बायर ऑन इन केस ऑफ रीपोजेशन. सो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का 3720 और 2580 जो लॉस है, हमें क्योंकि ये लॉस है मशीन टीवी को वापस देने का, तो हमें ये टीवी अकाउंट में भी शो करना है 10,140. So I'll write here P&L 10,140 because hire buyer incurs a loss of this amount on sending back 3 TV sets. ठीक है. अब इसके बाद जो भी आपका बैलेंस बचेगा that will be your balance CD. So in this case, in this the question, our balance CD is going to be 2,480.
if you do the calculations you will see the balance will come out to be 2480. अब ये किस चीज का बैलेंस है? ये बैलेंस है जो 2 टीवी सेट्स बायर के पास ही रह गए थे, ये उनका बैलेंस है उसकी बुक्स में। उन टीवी सेट्स, उन 2 टीवी सेट्स की वैल्यू रह गई है 2480 अकॉर्डिंग टू दी बायर। सो अगर हम इसको यहाँ देखकर हमारी वर्किंग नोट्स हैं उनको देखें हम, 2 टीवी सेट्स बायर के पास रह गए और उसकी एंड में वैल्यू हमने यहाँ पर 2480 ही निकाली है। ठीक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू 2 टीवी सेट्स की वैल्यू दिस इज एब्सोल्युटली सेम। तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशंस करी हैं दे आर okay, they are correct. So in case you want to take a screenshot of it, you can take a screenshot. And if you have questions regarding these 2 questions, you can quickly post it. जो questions आपके होंगे regarding online offline classes, I don't have the answer to it, so please don't post those questions. आपकी classes online होंगी या offline होंगी, आपके पास admin से आ जाएगा उसका response. Exams offline होंगे, online होंगे, you will get to know through email. ठीक है, I don't have the answer to these questions right now about your classes being offline online or your exams being offline online. So you can take screenshots. I will share these solutions with you on the Telegram group, so you don't have to worry about it. Right? So let us see if there are any questions. आपका क्वेश्चन था सुमित, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट डिफरेंट हो तो इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट? सो हमने इंटरेस्ट भी तो डिफरेंट ही डिस्ट्रीब्यूट किया है ना। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर कैश कंपोनेंट भी होता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, तो वो डिफरेंस है। इंटरेस्ट हमने आई थिंक मैंने वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इंटरेस्ट हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। सो इफ देयर इज I'm not getting the question, you can post this again. $50,000. I think I corrected it. बेटा लॉस वाला पार्ट सिर्फ यही है कि जो लॉस के अंदर जो हायर वेंडर है वो अपनी बुक्स के अंदर कोई और डेप्रिसिएशन पे चार्ज कैलकुलेट कर रहा है और जो हायर परचेजर है वो कोई और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। सो हायर वेंडर जब अपनी मशीन वापस लेके जाएगा तो जो वो जितनी चार्ज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग लेके जा रहा है वो अपनी डेप्रिसिएशन, वो अपना एसेट वापस। सो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, मशीन की वैल्यू का जो डिफरेंस है, that could be your profit, that could be your loss. उस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं थी इसलिए डेट का कॉलम नहीं बनाया। वहां पर क्वेश्चन में कोई डेट गिवन नहीं थी शायद, इसलिए नहीं बनाया। 453600 का अमाउंट कौन से क्वेश्चन में पूछ रहे हो आप संजना? 600, let me see. I can't see 456 वाला अमाउंट। ओके, ये अमाउंट पूछ रहे हो, ये अमाउंट कैसे आया? सो ये अमाउंट जो आया है दैट इज इक्वल टू 5,04,000 माइनस 50,400। ये यहां से आया है। जो मशीन की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी इस साल, सेकेंड ईयर के जो नेक्स्ट ईयर है उसके एंड पर
वो मशीन की वैल्यू रह जाएगी 5,04,000 की मशीन शुरू में थी, 50,400 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो मशीन की बुक वैल्यू उतनी रह गई। ठीक है, मशीन की बुक वैल्यू इतनी ही रह गई। और हायर वेंडर उसको इस वैल्यू पे वापस लेके जा रहा है, 293333। हायर वेंडर इस वैल्यू पे वापस लेके जा रहा है, राइट। सो बुक वैल्यू ऑफ मशीन इज दिस एंड it is being repossessed on this amount 29333। इस अमाउंट पे वो वापस जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज योर, दैट वुड बी योर प्रॉफिट और दैट वुड बी योर लॉस। बट क्योंकि बुक वैल्यू ज्यादा थी देन द रिपोजेस्ड अमाउंट, इसलिए ये आपका लॉस शो कर रहा है, ठीक है। There is no WhatsApp group, there is just a Telegram group. मैं उसका लिंक भी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, मैं एक और बार शेयर कर रही हूँ उसका लिंक। Just give me a minute. So this is the link. I've again shared. This is the link of the Telegram group. You can join this group if you're not there already. Right. So I think the doubts are only for the Telegram group. So I have shared that. You can join it. So I am ending this class. We'll again meet on Thursday with more questions. Thank you, class. ग्रुप मैंने शेयर कर दिया है, पब्लिश कर दिया है, so you can join through it.